तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के सभी एमसीक्यू जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी या वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये जो था वंश, उसका नाम था बुर्बो वंश। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश। तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन नामक संगठन से था। चौथा क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध था वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो पेशे से थे वो थे नाविक। क्या थे? नाविक। जर्मन राइन संघ राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ का जो निर्माण किया था वो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया उनका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में, 1871 में हुई थी। नेपल्स क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। कब हुई थी? 1821 में। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। कब किया गया था? 1832 में। अगला प्रश्न, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन जो हुआ था उसका स्थापना हुआ था 1810 में। कब हुआ था? 1810 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 में, 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो हुई थी तुर्की और रूस के बीच में। किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? फ्रांस और पर्सा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था रूस ने। किसने कुचला था? रूस ने। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हुआ था वो युद्ध सेडोन में। कहाँ पे हुआ था? सेडोन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहा वो यूनान का विज्ञान और विज्ञान जो है ना प्रेरणा स्रोत रहा यूरोप वासियों के लिए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मेजनी ने किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क जो थे वो थे कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, जैसे चाणक्य इंडिया में, उस तरह से बिस्मार्क जर्मनी में। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो शहीद होने वाले ब्रिटिश कवि थे उनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवे राइन की स्थापना की थी पर्सा ने। किसने की थी? पर्सा ने। हंगरी की भाषा क्या थी?
तो हंगरी की जो भाषा थी वो थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? तुर्की की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो थी वो फ्रांस का प्रतीक थी, फ्रांस। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? यूनान को, क्योंकि यहीं से ज्ञान विज्ञान यूरोपीय लोग सीखे थे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो 1688 में पारित हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका शासन था? बुर्बो। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी 1804 में। कब की गई थी? 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था, यानी कि ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सम्मिलित थे। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी रूस ने। किसने की थी? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 37। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक थे मेजिनी। कौन थे? मेजिनी जो थे यंग इटली के संस्थापक थे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो फ्रांस के ये जो राजा थे उनका नाम था चार्ल्स दसम। क्या नाम था? चार्ल्स दसम। उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। पर्सा का शासक कौन था? अगला प्रश्न। तो पर्सा का जो शासक थे उनका नाम था विलियम प्रथम। क्या नाम था? विलियम प्रथम। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम होगा इसका करेक्ट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? होना चाहिए यहाँ पे मिस्टेक है, सही कर देता हूँ मैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता था तुर्की को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तुर्की देश को कहा जाता था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस संधि का नाम था एड्रियाने पूल की संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? एड्रियाने पूल की संधि। एडजस्ट नहीं हो पा रही है, एक मिनट। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका, कौन सा क्वेश्चन का होगा? 42 नंबर क्वेश्चन। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। किसने की थी? मेजनी ने। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। नाउ 44 नंबर क्वेश्चन। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुए थे? नौ गुएल्फ आंदोलन जो हुए थे इटली में हुए थे। कहाँ हुए थे? इटली में। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई गई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना की गई थी 1810 में। कब की गई थी? 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किए थे गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है पुनर्जागरण से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फिर से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सॉरी संधि था, सॉरी वो युद्ध था, मैं मिस्टेक कर रहा था। युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यहाँ संधि की बात हो रही है। ओके, तो संधि जब बात आएगी तो उसमें हो जाएगी फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और युद्ध की बात होगी तो सेडान का युद्ध। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था नेपोलियन थ्री। क्या नाम था उनका? नेपोलियन थ्री। नेपोलियन थ्री कब शासक थे? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था तो फ्रांस के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फ्रांस के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। इसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद से पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है उनका? कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1848 में। अगला प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वो टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। क्या होता था? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो रूस में नहीं हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी 1864 में। कब की गई थी? 1864 में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न, चेका क्या था? तो चेका था एक पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी जो नहीं थे उनका नाम थे कार्ल मार्क्स। क्या? कौन थे? कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि जो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। रूस का पहला समाजवादी कौन थे? तो रूस के जो पहले समाजवादी थे उनका नाम था प्लेखानोव। क्या नाम था उनका? प्लेखानोव। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था, 1818 में। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन जो थे एक भ्रष्ट पादरी थे। कौन थे? भ्रष्ट पादरी। लेनिन ने ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो लेनिन ने ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि जो की थी जर्मनी के साथ। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो बल देता है वो आर्थिक समानता पर देता है। किस पे देता है? आर्थिक समानता पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आर्थिक समानता किसका आंसर हो गया? समाजवादी दर्शन का। ओके, समाजवादी दर्शन का। 23 नंबर क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, दिया हुआ कहा जाता था, उस समय था जार। क्या कहा जाता था? जार। अगला प्रश्न, कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। क्या था? क्रांति का प्रचार करना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल जो है उसका नाम है दास कैपिटल, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता है सेंट साइमन। कौन है? सेंट साइमन। अगला प्रश्न, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले मिला सोवियत संघ में। कहाँ मिला? सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। कौन थे? गोर्की। ऑप्शन नंबर सी। 1917 की पहली रूसी क्रांति की किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अक्टूबर की क्रांति। पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो नवंबर 1917 में स्थापित रूसी क्रांति के बाद वहाँ के जो प्रधान थे, सरकार के जो प्रधान थे, उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किया गया था 1827 में। कब किया गया था? 1827 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विश्व में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रूस में। कहाँ हुई थी? रूस में। अगला प्रश्न, वार्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वार्जिन स्वायाल उपन्यास के जो लेखक थे उनका नाम था इवान तुर्गनेव। क्या हो जाएगा? इवान तुर्गनेव। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा लग रहा है जैसे रॉन्ग हो गया, 1 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 42, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय जो जार थे उनका नाम था निकोलस प्रथम। क्या थे? सॉरी, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए? निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय जो जार थे उनका नाम था निकोलस द्वितीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना आरंभ की थी स्टालिन ने। किसने की थी? स्टालिन। अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न, अब ये चैप्टर नंबर 3 से है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से। ओके, तो शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है वो है कंबोडिया में। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको कहा जाता था कोलोन। क्या कहते थे? कोलोन। अगला प्रश्न, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो शासक थे कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी थी फान बोई चाउ ने। किसने लिखी थी? फान बोई चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुई थी उसका नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था? हनोई समझौता। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो उस दार्शनिक का नाम था रसेल। क्या नाम था? रसेल ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी करार दिया था। अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था निक्सन। क्या नाम था? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी। ओके, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा जो समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, मतलब वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। अगला प्रश्न, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के जो संस्थापक थे उनका नाम था जोन गुएन जोई। ये थे अनामी दल के संस्थापक। अगला प्रश्न, दिएन वियन फू युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो दिएन वियन फू युद्ध में जो हारा था उसका नाम था फ्रांस। कौन हारा था? फ्रांस। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो दुई तान होई के जो नेता थे उनका नाम था फान बोई चाउ। क्या नाम था? फान बोई चाउ। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने अपना जो केंद्र बनाया था उस जगह का नाम था मलक्का स्ट्रेट। अगला प्रश्न, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो निक्सन। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। निक्सन थे राष्ट्रपति। हो ची मिन्ह। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह शब्द का मतलब हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अगला प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाए थे उनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या नाम था? सूर्यवर्मा द्वितीय। उन्होंने ही अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो उस रसायन का नाम था जरीला। क्या नाम था? जरीला।
कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था 1863 में। कब बना था? 1863 में। अगला प्रश्न, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना जो थी वो सिंहानुक की थी। किसकी थी? सिंहानुक की। अगला प्रश्न, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल जो थे वो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किए गए थे। किसके लिए स्थापित किए गए थे? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सत जो थी पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पाथेट लाओ की। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जोनगुएन आई ने की थी। किसने की थी? जोनगुएन आई ने। अगला प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम थे हुइन फूसो। क्या नाम था उनका? हुइन फूसो। अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो वियतनाम में जो स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था वो ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। ओके, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो पहली बार जो अमेरिका ने भाग लिया था वियतनाम युद्ध में, उस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था कैनेडी। क्या नाम था? कैनेडी। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो की गई थी 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। अगला प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच उसका नाम है हनोई समझौता। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में जो देश नहीं आता है उसका नाम है चीन। चीन ही नहीं आता हिंद चीन में। ओके, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किए थे हो ची मिन्ह। कौन किए थे? हो ची मिन्ह। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो इंडो चाइना को फ्रांसीसी ने, किसने? फ्रांसीसी ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे हिंद चीन में। लियांग किचाओ कौन थे? तो लियांग किचाओ जो थे चीनी सुधारक थे। चीनी। ओके। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? चीनी सभ्यता संस्कृति का। फ्रैंक इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंक इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। अगला प्रश्न, तो अगला जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद से। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो वो तिथि था 12 मार्च 1930। कब स्टार्ट की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी?
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। कब की थी? 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किस वर्ष किए थे? तो गांधी जी सविनय अवज्ञा किस कार्य से किए थे? किस वर्ष नहीं, सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दांडी यात्रा के साथ ही। ठीक है, दांडी यात्रा में उन्होंने साबरमती पहुंचकर नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था। किन्होंने? गांधी जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है वो है गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक है वो माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम पूरा नाम है उनका। अगला क्वेश्चन, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्स एक्ट जो लागू किया था उसका नाम था लिट्टन। कौन थे? लिट्टन ने लागू किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किस लिए पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मुझे एरर हो गया और मैं बता देता हूँ पहले। ये आर्म्स एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्म्स एक्ट होना चाहिए था। ओके, आर्म्स, हथियार। ओके, ARMS, आर्म्स यानी हथियार एक्ट को लागू किया गया था। आर्म्स गलत लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रोसीड करते हैं। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था गांधी और जिन्ना के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच में। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया लगता है। पूना समझौता जो है ना वो हुआ था गांधी और जिन्ना नहीं, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ओके, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो गठन किया गया था हंटर समिति का। किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख जो कारण था वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्योंकि भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष फैल गया था, इसके कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से स्थापित की थी? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 16, 1911 में बंगाल का विभाजन किसने वापस लिया था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की
मांग जो हुआ था वो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ओके, कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव का अधिवेशन पारित हुआ था। प्रस्ताव जो है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। क्या चीज़ का प्रस्ताव था? पूर्ण स्वराज की मांग का। बम्बई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में की थी। कब की थी? 1913 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में और करने वाले थे, उनका नाम था के.बी. हेडगेवार। क्या नाम था? के.बी. हेडगेवार। उन्होंने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था भंग गांधी जी ने नमक कानून? 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम था एम.एन. रॉय। क्या नाम था? एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगला प्रश्न, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना जो करने वाले थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। क्या नाम था उनका? दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह के बाद। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही मिली थी, वहाँ की महिलाओं ने दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था सितंबर 1920 में। कब पारित किया गया था? सितंबर 1920 में, कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया 1929 में। कब बनाया गया? 1929 में। अली मुसालियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे उस विद्रोह का नाम है मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे एम.एन. रॉय। कौन किए थे? एम.एन. रॉय ने किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। कब आए थे? 1915 में। गए कब थे? 1893 में गए थे, 1915 में लौट आए थे।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग जो भारत आया था 1928 में, 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया। अगला प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी 1934 में। कब की गई थी? 1934 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वो किसानों पर लागू हुआ था। किस पे लागू हुआ था? किसानों पर। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो टाना भगत जो आंदोलन हुआ था ओरो आदिवासियों में हुआ था। ओरो आदिवासी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी जर्मनी में। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। तो बढ़ते हम अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम, जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला क्वेश्चन है, वाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वाड़ा बंदी आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में किसने खोली? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो खोली थी उनका नाम था कावसजी नानाजी दाभार। क्या नाम था उनका? कावसजी नानाजी दाभार। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन करने वाले थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल स्थापित हुई थी कोलकाता में। कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ 1828 में। कब प्राप्त हुआ था? 1828 में। स्पिनिंग। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था 1881 में। कब किया गया था? 1881 में। अगला प्रश्न, वाटर फ्रेम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिंग फ्रेम, फ्रेम होना चाहिए अभी, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो स्पिनिंग फ्रेम बनाने वाले थे रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था उनका? रिचर्ड आर्कराइट। उन्होंने ही स्पिनिंग फ्रेम बनाया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किए थे उनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। भारत में कोयले का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग, गलती पढ़ दिया मैंने। कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन, दादा आयरन हो गया हमें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना की थी 1907 में। कब की थी? 1907 में। यहाँ पे टाटा कर देंगे आप। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी वो थी बम्बई। कहाँ पे स्थापित की गई थी? बम्बई में।
अगला प्रश्न, भारत बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बम्बई में कब पहला कपड़ा मिल जो खुला था वो 1853 में खुला था। कब खुला था? 1853 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो ये चला था इंग्लैंड में। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया था वो जगह का नाम था जमशेदपुर। क्या नाम था? जमशेदपुर। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण करने वाले थे जॉन के ने। जॉन के, क्या नाम था उनका? जॉन के। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले थे हम्फ्री डेवी। क्या नाम था उनका? हम्फ्री डेवी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना हुई 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? तो कपास ओटने की मशीन बनाई थी इली व्हिटनी ने। इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो वो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन का कोई योगदान नहीं था औद्योगिक क्रांति में। ओके। अगला प्रश्न, जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किसने किया था? तो जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किए थे एडमंड कार्टराइट ने। किसने किए थे? एडमंड कार्टराइट ने। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पे सरस्वती माँ का चित्र जो है अंकित था। किनका चित्र अंकित था? सरस्वती माँ का। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो पहला वाष्प इंजन जो बनाए थे उनका नाम था जेम्स वाट। क्या नाम था? जेम्स वाट। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो उस पर जो चित्र छपे होते थे वो छपे होते थे महाराणा रंजीत सिंह के। किसके छपे होते थे? महाराणा रंजीत सिंह के। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की जो खोज की थी अब्राहम डर्बी ने की थी। किसने की थी? अब्राहम डर्बी ने। निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ने का जो मुख्य कारण था वो था वहाँ पे जो एक चीज़ सबसे खासियत थी कि उद्योगों को राजकीय संरक्षण दिया गया था। ठीक है, जो वहाँ के जो राजा थे उसको संरक्षण देते थे और उनको जो पैसा प्रोवाइड करते थे, जिससे कारण से वहाँ की क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ी, औद्योगिक क्रांति बढ़ी, यानी फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ी। अगला क्वेश्चन, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा अगला चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन। तो शुरू करते हैं इसके MCQ। पहला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले थे एबेजेनर हावर्ड। कौन थे? एबेजेनर हावर्ड। इन्होंने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। अगला प्रश्न, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। क्या संभव हुआ? संपत्ति। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई 1870 में। कब की गई? 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। किसका शोषण हुआ?
श्रमिक वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग के द्वारा हुआ। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व तो होता है महानगरों में। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आने वाले जो सामाजिक वर्ग थे वो थे मध्यम वर्ग। कौन से वर्ग? मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति क्या हो गई? बढ़ गई, सामंती व्यवस्था से हटकर। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का आधुनिक होना चाहिए किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। किस प्रकार का क्षेत्र? तो प्रभाव प्रकार का क्षेत्र। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो लंदन की आबादी 1810 से 1880 तक 10 लाख से बढ़कर पहुँच गई 40 लाख पे। कितने लाख पे? 40 लाख पे। अगला प्रश्न, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये जो थी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। ओके, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया है? तो शहर के स्वरूप को, शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात बनवाए गए थे सुमेर में। कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। अगला प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेल यानी कि अंडरग्राउंड रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो लंदन में भूमिगत रेल जो आरंभ हुई थी 1863 में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1863 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी, बम्बई को होना चाहिए, बम्बई को किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो बम्बई को 1819 में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न, देवगानेर मत्ते आगमन, ये एक उपन्यास का नाम है। देवगानेर मत्ते आगमन में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है कोलकाता का वर्णन किया गया है देवगानेर मत्ते आगमन में। अगला प्रश्न, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक शहर का सबसे पहले उदय हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था 1838 में। कब आरंभ हुआ था? 1838 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965। अगला प्रश्न, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बम्बई में किराया कानून जो लागू किया गया था 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो रथों की जो संख्या थी वो थी 20। कितनी थी? 20 रथों पर पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस क्या करते थे? निकालते थे। अगला प्रश्न, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया 1786 में पूरा हुआ था। कैप्टन जॉन गास्टिन कंप्लीट करवाए थे। द पीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो द पीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट के जो लेखक थे उनका नाम था एंड्रयू मियनर्स। क्या नाम था? एंड्रयू मियनर्स। अगला प्रश्न, लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए?
तो रैन बसेरा जो बनाए जाते हैं बेसहारे लोगों के लिए अभी भी बनते हैं। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन जो चलाया गया था लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। अगला प्रश्न, लंदन में गार्डन सिटी योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? तो लंदन में गार्डन सिटी योजना जो बनाई गई थी धनी लोगों के लिए। किसके लिए बनाई गई थी? धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी योजना बनाने वाले थे एबेजेनर हावर्ड। किन्होंने बनाया था? एबेजेनर हावर्ड ने बनाया था। ओके, तो लंदन गार्डन सिटी योजना बनाने वाले कौन थे? एबेजेनर हावर्ड। अगला क्वेश्चन, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला। तो सीधी लकीरों का अतीला के रूप में चित्रण किया गया था बैरॉन हॉसमान का। किसका चित्रण किया गया है? बैरॉन हॉसमान का चित्रण किया गया है सीधी लकीरों के अतीला के रूप में। अगला प्रश्न, बैरॉन हॉसमान कौन था? ये थे सीओ का प्रीफेक्ट थे। ये कौन थे? सीओ के प्रीफेक्ट, यही थे बैरॉन हॉसमान। अगला क्वेश्चन, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की जो चौल थी बहुमंजिली इमारत थी। किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने? तो वो राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? तो वो अंतर्विरोधी आयाम को जो दिखलाया गया है किस फिल्म के गाने में? तो सीआईडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहब फाल्के जो निर्माण किए थे फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी है वो है राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ औद्योगिक क्रांति से। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो पाटलिपुत्र जो है उदयन के समय मगध की राजधानी बना। उससे पहले कहाँ थी? राजगृह थी। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो आधुनिक नगरों के उदय में जिसका योगदान नहीं था वो था शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ओके, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? मतलब विश्व का प्राचीनतम शहर कौन सा है? तो वह है मेसोपोटामिया। कौन है? मेसोपोटामिया। हड़प्पा से भी पुराना है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहब स्थित है पटना साहिब में। कहाँ पे स्थित है? पटना साहिब में। विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो विशाल स्नानागार बना मोहनजोदड़ो में। कहाँ बना? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य था पेरिस को भव्य नगर बनाना। अगला प्रश्न, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? अमीकों को नहीं होना चाहिए, श्रमिकों होना चाहिए यहाँ पे। तो लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो शुरू करते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? दशक पूछी गई है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। अगला प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है
अनुबंधित मजदूरों को। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वो जो संस्था था उसका नाम था यूरोपीय संघ। क्या नाम है संस्था का? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो होता था रेशम मार्ग से, सिल्क रूट। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो हुआ था वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था 1929 में। कब आरंभ हुआ था? 1929 में आरंभ हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। अगला प्रश्न, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के जो स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में जो आने वाला जो शहर था उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था निवासी था यूनान का। कहाँ का निवासी था? यूनान का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने काफ़ी मदद की यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का जो विस्तार है वो आरंभ हुआ 18वीं शताब्दी में। कब आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। कच्ची कपास का निर्यात 1870 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो कच्ची कपास का जो निर्यात है वो 1870 से 72 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया था। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का विकास हुआ उसका नाम था फासीवादी नाजीवादी शासन। ओके। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन किया जाता था त्रिनिदाद में। कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग आरंभ होता था चीन से। कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो वृहत उत्पादन व्यवस्था आरंभ की गई अमेरिका में। कहाँ पे आरंभ की गई? अमेरिका में। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल हो गया था, वो था देश आयरलैंड। कौन सा देश? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ जो था वो पारित किया गया था ब्रिटेन में। कॉर्न यानी कि अनाज, CORN। नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स जो हम लोग खाते हैं वो चाइनीज़ है, चीनी मूल का। ओके। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह उद्योग के प्रवाह पर आधारित नहीं है। इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? कपाल बोल दिखा गया, कपास होना चाहिए फिर। ठीक है, क्या होना चाहिए? कपास। तो इंग्लैंड जो है कपास का जो निर्यात करते थे वो भारत से। कहाँ से? भारत से। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किया था 1885 में, 1885 में।
ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ये गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था जो समाप्त की गई थी 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो आर्थिक महामंदी से सबसे कम प्रभावित होने वाला देश था फ्रांस। कौन सा देश था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। G3 की स्थापना कब हुई थी? तो G3 की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था 1944 में। यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई थी 1957 में। कब की गई थी? 1957 में। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? कॉर्न लॉ के द्वारा मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। किसका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? मक्का का। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो गिरमिटिया मजदूर सबसे बाहर गए थे किस प्रदेश से? तो उत्तर प्रदेश से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पास्ता सिसिली इटली में किन के द्वारा ले जाया गया? तो पास्ता सिसिली जो है इटली में ले जाया गया अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे दादा भाई नौरोजी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो भारत में कैनाल कॉलोनी बनाई गई थी पंजाब में। कैनाल नहर को कहते हैं। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? वृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी हेनरी फोर्ड ने। किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम भेजती थी चीन में। चीन में ही भेजती थी। ठीक है, चीन ही करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन में भेजती थी। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा कि बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। मंदी जब भी बढ़ती है बेरोजगारी बढ़ती है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया जो है लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक थे कार्डलिफ। कौन थे? कार्डलिफ। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा किसानों पर। किससे पड़ा? किसानों पर। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आलू ले गया यूरोप अमेरिका से। कहाँ से ले गया? अमेरिका से आलू को कहाँ ले गया? यूरोप। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील लागू करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था FD रूजवेल्ट। अगला प्रश्न, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अमेरिका में जो गुलाम ले जाए जाते थे अफ्रीका से। कहाँ से ले जाए जाते थे? अफ्रीका से। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किए थे जॉन विलियमसन ने। कौन इजाद किए थे? जॉन विलियमसन ने। विश्व अर्थव्यवस्था सुधारने में किससे सहायता मिली? तो विश्व अर्थव्यवस्था सुधारने में भारत के सोने के निर्यात से सहायता मिली। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? तो गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। ठीक है, एग्रीमेंट करवा लिया जाता था, इतना साल तक काम करना है, जो भी हो डीलिंग अपना कर लिया जाता था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट चैप्टर है हम प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। शुरू करते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो छपाई की थी बाइबल की। किसकी छपाई की थी? बाइबल की। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब प्रारंभ किया गया था या कब किया गया था? तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया गया था 1766 में। किन्होंने किया था? विलियम वोल्ट्स ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो दार्शनिक थे फ्रांस के। कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस के दार्शनिक थे रूसो। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो चीनी व्यक्ति जो जिनका नाम पिनोंग था उन्होंने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी 1041 में, 1041। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो यूरोप में पहुंचाने वाले थे उनका नाम था मार्को पोलो। अगला प्रश्न, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हरिजन पत्रिका का प्रारंभ करने वाले थे, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। क्या नाम था? फिरोज शाह मेहता। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन। कौन थे? कैक्सटन। कैक्सटन ही मुद्रण कला को इंग्लैंड पहुंचाया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो पत्र का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा ही बदल दी थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो वो चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग क्या कर दी? बढ़ा दी। अगला प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहने वाले हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ये बात कही थी। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ 1951 में। कब पारित हुआ? 1951 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था और छपाई भी चीन में। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो एकॉर्डियन शैली में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं चीनी पुस्तकें, वो एकॉर्डियन शैली में प्रकाशित हुई थी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले विकसित की गई चीन में। कहाँ की गई? चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो छपाई सबसे पहले आरंभ हुई चीन में। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो एक पैसिया मैगजीन जो है इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया जर्मनी में। कहाँ खोला गया? जर्मनी में। अगला प्रश्न, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किए थे गुटेनबर्ग ने। किसने किए थे? गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किए थे रिचर्ड एफ हो। इन्होंने किया? रिचर्ड एफ हो। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापा खाना लगाया पुर्तगालियों ने। किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो भारत में छापा खाना पहली बार खोला गया गोवा में। कहाँ खोला गया? गोवा में पहली बार छापा खाना भारत में खोला गया। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे?
तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले थे विलियम बोल्ट्स। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रारंभ किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अगला प्रश्न, पिक विक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिक विक पेपर्स उपन्यास लिखे थे चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने पिक विक पेपर्स उपन्यास लिखा था। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देसी भाषा में प्रकाशित भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास है यमुना पर्यटन। कौन था? यमुना पर्यटन। समाज कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो समाज कौमुदी का प्रकाशन हुआ था बांग्ला भाषा में। किस भाषा में हुआ था? बांग्ला भाषा में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था इंग्लिशमैन। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक लिखी मैक्सिम गोर्की ने। किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने। अगला प्रश्न, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति करता था चित्र बनाकर। क्या करके करता था? चित्र बनाकर अपने भाव की अभिव्यक्ति करता था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ करने वाले थे उनका नाम था मोतीलाल घोष। क्या नाम था? मोतीलाल घोष। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने प्रारंभ किया था? तो किससे प्रारंभ हुआ एक्चुअली? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का जो प्रारंभ हुआ अक्षरों की छाप बनाने से प्रारंभ हुआ ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक लाई गई चीनी बौद्धक भिक्षुकों के द्वारा। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किसके लिए छापी गई थी? इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स छापी गई थी सर्वसाधारण पाठकों के लिए, यानी साधारण पाठकों के लिए पेनी चैप बुक्स छापी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठा जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में किया था। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छापी गई थी? जापान में पहली पुस्तक छापी गई थी 1868 में। कब छापी गई थी? 1868 में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक पहुंची थी 1295 में। कब पहुंची थी? 1295 में। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो समाचार पत्र से अपने होम रूल आंदोलन को प्रचार किए थे उस समाचार पत्र का नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था? न्यू इंडिया के द्वारा उन्होंने अपने होम रूल आंदोलन को प्रचार किया था। फ्रांस में छपी विलीचा यांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें जो थी वो थी सस्ती। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? वो थी बाइबिल। कौन सी थी? बाइबिल। 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना लिखी थी मार्टिन लूथर ने। किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो वह है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है। तो ये थे हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्ट्री जो कि क्लास 10 से संबंधित उसके महत्वपूर्ण MCQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।